तो आज सबसे पहले आपको पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं। भारत ने जो प्रतिशोध लिया है उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। पूरे पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डर नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में पीएम मोदी के नाम पर फियर वाला बटन दब चुका है। पूरे पाकिस्तान में राफेल के एक्शन को लेकर भारी टेंशन है और पूरे पाकिस्तान में इस बात का डर भी बढ़ चुका है कि अगर पाकिस्तान ने अब किसी तरह का दुस्साहस किया तो भारत का जवाब 5 गुना होने वाला है। हम ये बात इतनी दमदारी से क्यों कह रहे हैं? तो भारत की ये नई चेतावनी सुनने से पहले आपको पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मचा हड़कंप बाकायदा सबूतों के साथ दिखाते हैं। रात में भारत ने पीओके के 5 और पाकिस्तान के 4 टेरर हेडक्वार्टर नष्ट किए। इसके बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान में भारत का खौफ दिख रहा है। आज दोपहर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने आनन फानन में एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। इस बैठक में आईएसआई चीफ, आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान के सभी आला सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में सभी डींगे मारने वाले पाकिस्तान के आला नेताओं और अधिकारियों के होश उड़े हुए दिखे। सबसे पहले आप इसी मीटिंग से वायरल शहबाज शरीफ की एक खास तस्वीर देखिए। आप उनका चेहरा देखकर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? हमें तो तपाक से यही अंदाजा हुआ कि शहबाज को भारत का भारी खौफ है और उन्हें भारत ने आशंका से भी परे जाकर जवाब दिया है। अब आप पाकिस्तान के सबसे कुख्यात आसिम मुनीर का चेहरा देखिए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला जहर उगला था। फिर आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीयों को गोली मारी थी। उन्हीं आसिम मुनीर का चेहरा इस मीटिंग में सफेद पड़ चुका था। उनका चेहरा ये बता रहा था कि मुनीर राफेल के अटैक से बहुत डरे हुए थे। अब आपको इसी मीटिंग से वायरल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और डिप्टी पीएम इशाक डार की तस्वीर दिखाते हैं। ये दोनों मंत्री 22 अप्रैल से लेकर भारत को धमकियां देते जा रहे थे। परमाणु हमले की धमकी भी दी गई थी, लेकिन जब भारत ने करारा जवाब दे दिया तब इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब आपको वो वीडियो प्रूफ देते हैं जिसमें आप ये जान पाएंगे कि इन लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों थे। इन लोगों के चेहरों पर ही मिसाइल अटैक हो जाने का एहसास क्यों हो रहा था। तो ये वीडियो प्रूफ भारत के पराक्रम से जुड़ा है। भारत की तीनों सेनाओं के पाकिस्तान पर भीषण प्रहार से जुड़े हैं। इस प्रहार के बाद से कैसे आतंकी मरकज तबाह हुए, आप ये सबूत भी इन तस्वीरों में देख पाएंगे। साथ में जैश के आतंकियों के वो जनाजे भी देख पाएंगे जिसमें पाकिस्तान की फौज और वहां के बड़े नेता पहुंचकर मातम मनाते हुए दिखे। इससे ये बात फिर से साफ हुई कि पाकिस्तान में सरकार, सेना और आतंक का बाकायदा एक नेक्सस है और पाकिस्तान के चेहरे से ये नकाब भी भारत के इस हमले से एक बार फिर से उठा है। भारत की मार पर सभी के चेहरे शर्म और नाकामी से झुके थे, ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन पाकिस्तान में बुलाई गई इस एनएससी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब ये भी जान लीजिए। सभी नेताओं और अधिकारियों ने सबसे पहले भारत के हमलों में मारे गए आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए। इस बात पर गहरी चिंता जताई कि हमारे पास चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भारत की मिसाइलें हवाई सुरक्षा चक्र भेदने में कामयाब कैसे रही। फिर आपस में यह भी चर्चा हुई कि भारत की इस मार पर पाकिस्तान की जनता को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसी के बाद बयान जारी करने वाला एक ड्रामा खेला गया। बंद कमरे में एक आम सहमति बनाई गई कि भारत को जवाब देने के अधिकार वाली लाइन जनता के बीच उछाली जाएगी। इसी के बाद पाकिस्तान के पीएमओ से भारत को खोखली धमकी देने वाला एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अब जरा इस स्टेटमेंट पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखकर ही आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में झूठा गुरूर किस कदर भरा पड़ा है। वो भारत के हाथों बुरी तरह पिटा है, लेकिन इमेज बचाने के लिए जनता के बीच लंबे लंबे झूठ और नैरेटिव फेंक रहा है। तो इस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि पीएम शहबाज शरीफ संसद को विश्वास में लेंगे और सांसदों और मुल्क को भरोसे में लिया जाएगा। फौज को अपने हिसाब से भारत को जवाब देने का अधिकार है और फौज के हर एक्शन के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन जैसे ही इस स्टेटमेंट की खबर दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंची, वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की सेहत के लिए हद में रहना ही ठीक होगा, लेकिन अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो इस बार भारत का जवाब 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वैसे आपको ये बता दें कि आतंकियों का संहार करने के लिए भारतीय सेना ने हनुमान जी वाली पूरी योजना बनाई थी, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से बताया। सुनिए उनका ये बड़ा बयान
जिसे उन्होंने आज दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत खराब है। पाकिस्तान की सरकार और फौज इस समय न ठीक से पानी पी पा रही है, ना ही खाने का एक भी निवाला अंदर जा पा रहा है, क्योंकि भारत के हमले के 21 घंटे बीतने को हैं और इस समय भी पाकिस्तान में भारत के डर का मीटर काफी तेजी से भाग रहा है। पाकिस्तान में हुई इस तबाही की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन चल रहा है, तो जरा ये चेहरा भी देख लीजिए। पुलवामा का गुनहगार, भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड, उरी आतंकी हमले का ऑर्डर देने वाला आतंकी मसूद अजहर, जैश का सरगना, जिसका दिल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से इस समय भी जोर जोर से धड़क रहा है। उसने राफेल से मिसाइल वाली मार खाने के बाद क्या कहा, सबसे पहले ये टीजर देखिए। भारत के हमले के बाद मसूद अजहर रोते हुए ये बोला, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। दुख इतना कि बताना मुश्किल। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए, अब किसी पर रहम नहीं होगा। मेरा परिवार खत्म हो गया, मरने वाले जन्नत चले गए, मुझे भी मौत दे दो। सोचिए, भारत में न जाने कितने बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाला ये दुर्दांत आतंकी कैसे मौत की भीख मांगने लगा, कैसे वो गिड़गिड़ा कर बोला कि भारत अब मुझे भी मार दे। उसका ये ख्वाब भी जल्द पूरा होगा। लेकिन मसूद अजहर इस तरह से क्यों बिलख पड़ा? गर्व करने वाली ये पूरी जानकारी भी आप सुन लीजिए। भारत की वायुसेना ने बहावलपुर में स्ट्राइक की थी। बहावलपुर में मसूद अजहर का मरकज सुभान अल्लाह है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। जैश के आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर है। मसूद यहीं आकर भारत में हमले की योजना बनाता था। भारत की मिसाइल ने यहां पिन पॉइंट अटैक करके पूरे मरकज को कब्रिस्तान बना दिया। फिर दोपहर में ये बड़ी खबर भी आई कि इस हमले में मसूद का पूरा परिवार साफ हो गया। मसूद अजहर ने अपनी ओर से एक बयान जारी करके ये कबूला कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि हमारे पास पक्की इंटेल है कि मसूद अजहर के परिवार के कुल 14 लोग इस हमले में मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की पत्नी शाजिया मारी गई, उसका आतंकी भाई मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसकी बड़ी बहन जहारा बीबी मारी गई, मसूद अजहर का बहनोई मारा गया, भांजा और भांजी भी मारे गए। अब मसूद अपने परिवार में बिल्कुल अकेला है। वो बिलख रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। जो मसूद अजहर आज रो रहा है, जो अपने परिवार के खत्म होने पर दर्द को बयां कर रहा है, आज आपको उसके आतंक के चरित्र के बारे में भी जानना चाहिए। 2001 में लश्कर के साथ मिलकर संसद पर हमले में ये शामिल था। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला करवाया। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में लश्कर के प्लान में भी ये शामिल था। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में शामिल था। 2016 में उड़ी में आतंकी हमले की साजिश इसने रची थी। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश भी इसी ने रची थी। मसूद अजहर का रोना पूरे भारत के लिए हर्ष का विषय है। खासकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आज सबसे ज्यादा वो लोग संतुष्ट हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनों को खोया है और जो अब ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने हमारे सिंदूर का मान रख लिया। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के एक जगह को टारगेट करके उनकी जगह ख़त्म करी है, ये बिल्कुल आतंकवाद पे हमला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम रियली थैंकफुल।
9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारी बहू का सिंदूर जो उन आतंकवादियों ने उजाड़ा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आज उसे सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि उसके पति का जो बलिदान है वो उन आतंकवादियों का समूल नाश का कारण बनेगा। जो लॉस हमारा फैमिली में हुआ है और बाकी जो 25 फैमिलीज में भी हुआ है, तो इसका एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। जहाँ कहीं भी टेररिज्म का जो भी ये मिले सरकार को, उसको पूरा जड़ से उखाड़ दिया जाए। मसूद ने न जाने कितने परिवारों के सुहाग उजाड़ दिए। तब वो खून बहाने के बाद चैंपियन बनता था, अपने आतंक के रिकॉर्ड को गर्व के साथ बताता था, हमलों की गिनती करवाता था, और आज जब अपना परिवार ही मिट गया तो मसूद को दर्द हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ये तो शुरुआत है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का पहला ही दिन गुजरा है, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन सबके हेडक्वार्टर तबाह हो गए। जानते हैं इसमें कितना वक्त लगा? आधे घंटे से भी कम। ये सब हुआ सिर्फ 25 मिनट में। सिर्फ 25 मिनट में 9 टारगेट हिट किए गए। आतंक की जड़ पर प्रहार हुआ, जिसकी एक एक तस्वीर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 तक जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। सेना और हुक्मरानों को न जाने कब तक डरावने सपने आएंगे। जो बचे खुचे आतंकवादी हैं वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। भारत ने ट्रेलर ही कुछ ऐसा दिखाया है। ये 25 मिनट पाकिस्तान इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इसी 25 मिनट में भारत ने पहलगाम में हुए 26 हत्याओं का सिंदूरी बदला लिया। इसी 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। इसी 25 मिनट में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इसी 25 मिनट में मसूद को ऐसा जख्म दिया कि वो मौत की भीख मांगने लगा। इसीलिए इस 25 मिनट की इनसाइड स्टोरी आपको देखनी चाहिए। ये एक्शन हुआ तो अभी है, लेकिन पाकिस्तान को दर्द बरसों तक देता रहेगा। आपको पाकिस्तान की बर्बादी के वो वीडियो सबूत दिखाते हैं जिसकी शुरुआत रात 1:05 पर हुई थी, जब भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग दिशाओं से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर टारगेट को लॉक करना शुरू किया और उसी अनुसार मिसाइलें भी दागी जाने लगी। सबूत नंबर 1 है ये पहला वीडियो। जगह है बरनाला कैंप, भिम्बर। ये इलाका एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है, जहां पहले से बने आतंकी कैंप और बमबारी के बाद हुई तबाही दोनों तस्वीरें हैं। इस वीडियो में आतंकी सेंटर पर बम गिरता हुआ दिख रहा है। बम गिरने के बाद धमाका भी होता है। बरनाला कैंप हथियारों की हैंडलिंग और जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। सबूत नंबर 2 है कोटली का अब्बास कैंप। ये इलाका एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी कैंप में लश्कर तैयबा के फिदायीन तैयार किए जाते थे। इस केंद्र में 15 आतंकियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी थी। यहाँ भी बम गिरने के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिख रहा है। भारत ने इस बार सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का खात्मा किया। इन्हीं में से एक है सियालकोट का सर्जिकल कैंप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यहाँ बम गिराने के बाद आग लग गई। आतंकी कैंप से उठते आग के गोले साफ दिख रहे हैं। सियालकोट में ही एक और टेरर कैंप को ध्वस्त किया गया, जिसका नाम है महमूना जाया कैंप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। यहाँ आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। अगला नंबर मुरीद के काया, जहां मरकज तैयबा को आसमान से लॉक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस लोकेशन की दूरी 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच है। लश्कर तैयबा आतंकियों के बड़े ठिकानों में से एक है, लेकिन अब यह ठिकाना भारतीय वायुसेना ने जमींदोज कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर अगली लोकेशन थी बहावलपुर। यहां मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान में इतने अंदर घुसकर इस बार भारत ने बता दिया कि उसने बदला लेने की चेतावनी यूं ही नहीं दी थी।
गुलपुर, कोटली ये LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था जहां से राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले करवाए जाते थे। आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती थी। सबूत नंबर 8 है मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। POK में लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। यहां भी आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था जो भारत के अंदर कई हमलों में शामिल थे। सरकार की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में नक्शे के जरिए आतंकी कैंपों की जानकारी दी गई। ये बताया गया कि किस तरह बहावलपुर और लाहौर के करीब से होते हुए सवाई नाला तक आतंकी शिविर फैले हुए हैं। सेना ने यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान से तबाही की तस्वीरें भर भर कर आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी रो रो कर सुना रहा है, दुनिया को बता रहा है। अब आतंकी पालने वालों को तो एक ना एक दिन ये मेडल मिलना ही था। पाकिस्तान इसमें अव्वल है तो उसे भारत ने ये मिसाइल स्ट्राइक के साथ मेडल दे दिया। तो इस वक्त सबूत मांगने वाली प्रजाति अदृश्य हो गई है। रात में स्ट्राइक के बाद से ही प्रमाण रिकॉर्ड होकर पाकिस्तान से आ रहे हैं। मतलब भारत को सैन्य कार्रवाई के बाद बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि पाकिस्तान ने तबाही दिखाकर खुद ही सबूत दे दिए। पाकिस्तान के लोग भी ये बता रहे हैं कि भारत की मार बहुत तगड़ी है। अब आपको पाकिस्तान पर 25 मिनट तक हुए मिसाइल हमलों की वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो आपने आज दिन भर कहीं नहीं सुनी होगी। सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको पूरी टाइमलाइन के साथ ये बताने जा रहा है कि पाकिस्तान हक्का बक्का क्यों रह गया। 5 मई को गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया। राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट ड्रिल करवाने के लिए कहा गया। इससे भी पाकिस्तान छलावे में रहा। पाकिस्तान इस भ्रम में रहा कि भारत पहले मॉक ड्रिल करेगा, फिर अपनी तैयारी देखेगा और तब जाकर कहीं हमला करेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे थे। पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि भारत 10 मई के बाद ही अटैक करेगा, यानी सोचकर वो 7 मई को चैन की नींद में लेने लगे। लेकिन उनकी नींद भारत के सरप्राइज मिसाइल हमलों से आखिरकार टूट गई। तब जाकर इस्लामाबाद को पता चला कि भारत ने तो मॉक ड्रिल करने से पहले ही हमला बोल दिया है। फिक्र में आपको आइए अब ये बताते हैं कि आतंकियों पर इस सुंदरी प्रहार के लिए भारत की तैयारी कितनी मुकम्मल थी। इस निर्णायक प्रतिशोध की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जाने लगी थी जब पहलगाम की वादियों में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। और जब हिसाब बराबर करने की बारी आई तो भारत के प्रतिशोध की अगुवाई की गई। सबसे घातक और तेज रफ्तार राफेल ने इसकी अगुवाई की और मिराज फाइटर जेट्स ने। इनका साथ दिया सबसे खतरनाक मानी जाने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने, जो पलक झपकते ही दुश्मन को धूल में मिला देती हैं। लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइलों के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने आतंकवादियों को उनके फेवरेट डेस्टिनेशन यानी जन्नत पहुंचा दिया। जब रात के अंधेरे में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी चैन की नींद सो रहे थे तो राफेल की गर्जना और स्कैल्प की आग ने उन्हें नींद से जगाया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सुला दिया। इस खतरनाक जोड़ी ने न सिर्फ पाकिस्तान के चहेते आतंकियों को जन्नत का फ्री में टूर करवा दिया, बल्कि आज हर पाकिस्तानी आतंकी के होठों पर इसी डेडली कॉम्बिनेशन का नाम है। अब पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा 7 मई की रात को जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों को स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया। तो राफेल की रफ्तार और स्कैल्प की मारक क्षमता ने उसके आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दिलाने में राफेल और स्कैल्प की जोड़ी ने अहम भूमिका निभाई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जिस स्कैल्प मिसाइल ने आतंकियों का सफाया किया वो असल में कितनी खतरनाक है।
स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है और अपनी कैटेगरी की यह सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है। 130 किलो वजन की यह मिसाइल 250 से लेकर 600 किलोमीटर तक की दूरी पर हमला कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार दागो और फिर उसके बाद भूल जाओ। ये खुद ही अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगी। करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को चुपचाप तबाह कर देती है। फ्रांस और ब्रिटेन की साझा तकनीक से बनी ये मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर है। इसीलिए पाकिस्तान को पता तक नहीं चला कि बीती रात मौत उसके आतंकियों के कितने करीब पहुंच चुकी है। इसकी एक और खासियत, ये सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन की सरहद में दाखिल होती है और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए उसका ठिकाना तबाह हो चुका होता है। स्कैल्प मिसाइल राफेल, मिराज और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों के लिए कंपैटिबल है और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की वायुसेनाएं इसे इराक, सीरिया और लीबिया में इस्तेमाल कर चुकी हैं। और अब भारत ने भी राफेल के साथ इसकी जोड़ी बनाकर आतंकियों के खिलाफ इस कॉम्बिनेशन का उद्घाटन कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। जिस दिन पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोलियों से भूना, उसी दिन से पूरा देश बदले की मांग कर रहा था। भारत का बदला पूरा करने में स्कैल्प के अलावा हैमर मिसाइल ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। मसूद अजहर के जिन करीबियों को जन्नत नसीब हुई, उनमें कई तो हैमर की बदौलत अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को दूर से ध्वस्त करने में माहिर मानी जाती है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट मिसाइल है जो जैमर लगे होने की सूरत में भी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह 70 किलोमीटर की दूरी से बिना जीपीएस की मदद के भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल फाइटर जेट से एक साथ 6 हैमर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, यानी एक ही वार में 6 शिकार। और इसकी वजह से पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट हवा में रेंगते रह गए। भारत की वायु शक्ति अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने बेस पर सुरक्षित लौट आई। आज भारत ने उन दहशतगर्दों को जवाब दिया है जिन्होंने धर्म पूछकर बेगुनाहों के सिर में गोली मारी थी। इस बार पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि यह नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है और आज भारतीय फौज ने वो शौर्य दिखाया जिससे पाकिस्तान थर्रा गया है। ये पहली बार है जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान में इतना अंदर घुसकर जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। जहां भारतीय फौज ने सबसे अंदर तक घुसकर हमला किया वो जगह है मरकज सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान के बहावलपुर में है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जो कि जैश का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहाँ आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर था और यहीं से भारत में हमलों की साजिश होती थी। पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों की प्लानिंग इसी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर से हुई थी। पुलवामा के आतंकियों को इसी रिक्रूटमेंट सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अब भारतीय फौज ने आतंक के दिल में छेद करते हुए उसके सबसे बड़े सेंटर को उड़ा दिया है। अब आपको बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये 15 एकड़ में फैला है। यहाँ 600 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। मसूद अजहर ने इस केंद्र को अपना आवास बना रखा था। उसके रिश्तेदार इस हमले में मारे गए लेकिन वो बच गया। यहीं पर एयरफोर्स ने टारगेटेड स्ट्राइक की और इसे उड़ा दिया। आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर जैश के इस आतंकी अड्डे की शक्ल कैसे बदल गई। सैटेलाइट इमेजरी से ये पुष्टि हुई है कि मरकज सुभान अल्लाह के प्रशिक्षण शिविर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और हथियार डिपो पूरी तरह नष्ट हो गए। भारत के इस हमले ने जैश और आईएसआई को गहरा झटका दिया है। इस बार पाकिस्तान को दर्द और जख्म का ओवरडोज मिला है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान में इतना अंदर जाकर प्रहार किया है। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में आतंक के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया। इससे पहले भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। 28 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 किलोमीटर अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों के कई लॉन्च पैड उड़ा दिए थे।
भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध भी लड़ा गया था। तब सिंध में भारत ने 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर खोखरा पार कस्बे पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा पंजाब में लाहौर और सियालकोट के पास के इलाके फतह किए गए थे। सितंबर 1965 में भारत ने लाहौर पर कब्जे की स्थिति बना ली थी और पाकिस्तान अपना शहर खोने के करीब था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद भारत ने युद्ध विराम किया। तब भारतीय फौज पाकिस्तान में 24 किलोमीटर अंदर जाकर बैठ गई थी और इस बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। बहावलपुर अटैक एयरफोर्स ने किया। यहां पाकिस्तानी आर्मी का 31 कोर हेडक्वार्टर भी है। और बड़ी बात यह है कि 1971 युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया है। और अब हम आपको सिंदूर पर हमले और सिंदूर वाले बदले की एक और फाइल दिखाते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद देश के हर नागरिक के मन में है। भारतीय सेना ने इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया और ये नाम कहां से आया? पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था। देश की महिलाओं के सिंदूर मिटाए थे। इसीलिए सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व रखने वाले सिंदूर के नाम पर भारतीय सेना ने आतंकियों का सिंदूरी संहार किया और पाकिस्तान और उसके आतंकियों को एक चुटकी सिंदूर की असली कीमत बता दी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर एक और खबर है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की वो मां दुर्गा के 9 रूपों का बदला है, जहां इंडियन आर्मी ने आतंकियों के रूप में दुष्टों का संहार किया है। और अब ये सिंदूर भारत के प्रचंड बदले का ऐसा रंग बन गया है जिसे पाकिस्तान जब जब देखेगा ये लाल रंग उसे बहुत चुभेगा। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम आया कहां से। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने ही पहलगाम हमले के बाद जो बैठकें की उसमें उन्होंने ही भारत के बदले की कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। माना जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का ये नाम उन महिलाओं के सम्मान में चुना गया जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में आतंकियों ने मिटा दिया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का संकल्प है बल्कि उन परिवारों के प्रति भारत की संवेदना और संकल्प को भी दिखाता है जिनके अपने पहलगाम में मारे गए। एक और बड़ी बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग पीएम मोदी पीएमओ में बनाए गए स्पेशल वॉर रूम में बैठकर पूरी रात देखते रहे। उनके साथ इस वॉर रूम में सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस वॉर रूम में मौजूद थे। वैसे भारतीय सेना के हर कदम में पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए हिंदुस्तान की जिन 2 यशस्वी और जांबाज बेटियों को चुना गया वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। दोनों ने बारी बारी से पाकिस्तान को घुसकर मारने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति, तकनीक और कामयाबी की एक डिटेल शेयर की। यानी पहले पहलगाम में अपने पति को खोने वाली महिलाओं और उनके परिवार के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और फिर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए भारत की 2 सशक्त नारियों को आगे किया गया जिससे पाकिस्तान को इस दर्द का एहसास और ज्यादा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी। वो कॉप ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं और आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी देश की पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने मल्टी नेशनल सैन्य अभ्यास को लीड किया है। 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी किया है। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं और बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कांगो में मिशन को पूरा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को एड्रेस करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की एक जानकारी अंग्रेजी में दी। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत हासिल है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल के बाद विंग कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग कमांडर बनी। 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मणिरंग की चढ़ाई की थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं। हमें यकीन है आज इन 2 जांबाज बेटियों को देखकर और उनके शब्दों को सुनकर पूरे भारत को बहुत सुकून मिला होगा।
वैसे यहाँ पर खास बात यह भी है कि जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी बात खत्म कर चुकी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में ही पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी भी दी थी। उनकी ये चेतावनी भी इस्लामाबाद तक वायरल है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हिंदुस्तान ने हर बड़े हमले का हिसाब कर लिया। IC-814 प्लेन हाईजैक से लेकर पहलगाम तक पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों के एक एक जुर्म का चुन चुन कर बदला लिया गया, जिससे इस्लामाबाद शॉक रह गया है। वायुसेना ने चुन चुनकर उन ठिकानों को टारगेट किया जहां बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रहीं। आतंकियों का ब्रेन वॉश किया गया, उनको भारत में खून खराबे की ट्रेनिंग दी गई। भारत ने सिर्फ 25 मिनट में 1999 के IC-814 विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट और उरी अटैक और पहलगाम का बदला ले लिया है। सेना ने बताया कि मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग, जबकि इस साल पहलगाम में हुए हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये अटैक अलग अलग तारीखों में किए गए थे। मुजफ्फराबाद का सैयदनाल बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद के इस टेरर कैंप में जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकियों के लिए ये हथियारों और विस्फोटक का सप्लाई केंद्र बना हुआ था। गुलपुर कैंप कोटली 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर तैयबा का बेस कैंप है LOC से। राजौरी पुंछ में हुए हमले की साजिश यहीं रची गई थी। 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। भिम्बर का बरनाला कैंप LOC से करीब ये भी लश्कर का एक टेरर कैंप है, जहां हथियारों की हैंडलिंग सिखाई जाती थी। जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण कैंप भी यहां हुआ करता था। अब्बास कैंप कोटली आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का तीसरा अड्डा, जहां फिदाइन तैयार किए जाते थे। सरजल कैंप सियालकोट, मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे। उस वारदात में शामिल आतंकवादियों को इसी जगह ट्रेन किया गया था। सियालकोट में ही अगली लोकेशन थी महमूना जाया कैंप। हिजबुल मुजाहिदीन का यह टेरर कैंप कठुआ में आतंक का सेंटर था। जनवरी 2016 में पठानकोट बेस पर हुए हमले की साजिश यहीं रची गई थी। मुरीद के आतंकी केंद्र मरकज तैयबा का 26/11 मुंबई हमले से कनेक्शन था। मुंबई हमले के आतंकी कसाब और डेविड हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। यह लश्कर के बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ठिकाना था। यहाँ आतंकियों की भर्ती होती थी, भारत में होने वाले हमलों की साजिश रची जाती थी। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंक के ये अड्डे अब नक्शे से सदा के लिए मिट चुके हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। गुलपुर कैंप कोटली 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। सर्जल कैंप सियालकोट, मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट, पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद के 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। पाकिस्तान को मिले 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद वो सरेंडर के बोर्ड में आ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वायरल इंटरव्यू इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के नेता और मंत्री ये कह रहे थे कि उनके पास घातक मिसाइल हैं, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत पीछे हटे तो संघर्ष खत्म करने को वो तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के नेता और मंत्री धमकी दे रहे थे कि वो एटम बम से हमला करेंगे, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लड़ाई को नहीं बढ़ाना चाहता। यानी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देख ली है। उसे समझ आ गया है कि उसके पाव पाव भर वाले एटम बम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि अगर भारत अब आगे पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। आप भी इस न्यूज रील में पाकिस्तान की घबराहट को देखिए। जब जब पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर सवाल किए जाते हैं तब तब वो ये कहता है कि वो भी आतंक के साए में जी रहा है। लेकिन आज जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सफाया किया तो पाकिस्तानी आर्मी को बहुत दर्द पहुंचा। पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी मसूद अजहर के आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीद के नाम की वो जगह है जहां लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। लेकिन आज जब भारत ने लश्कर के इस मुख्यालय पर बम और मिसाइलें गिराई तो कई आतंकी मारे गए। इसके बाद आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी मुंह लटकाकर पहुंचे। पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और जब उनकी मौत आती है तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल होते हैं। दुनिया को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि ये मुल्क आतंकियों का पनाहगार है, उनका सरपरस्त है। आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर किए गए हमले के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि वो झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेने लगा। इस पर हमारे पास फिक्र की कुछ वीडियो फाइल्स हैं, ये देखिए। सुबह से ही पाकिस्तान के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से झूठे और नकली वीडियो शेयर किए जाने लगे। किसी पाकिस्तानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स भारत में गिर रही हैं। इसमें कुछ मिसाइल से अटैक करते हुए दिखाया गया है, लेकिन असल में ये कोई मिसाइल अटैक नहीं बल्कि ये तो एक वीडियो गेम है। यानी बौखलाहट में पाकिस्तानी वीडियो गेम के वीडियो शेयर करते हुए ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत में गिरी हैं। झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर भी शामिल हैं। हामिद मीर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि भारत और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच आसमान में एक डॉग फाइट हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जबकि एक ड्रोन को भी नष्ट कर दिया है। लेकिन जिस तस्वीर को हामिद मीर ने शेयर किया वो 2021 की तस्वीर है। ये तस्वीर MiG-21 बाइसन की है जो पंजाब के मोगा में क्रैश हो गया था। यानी पाकिस्तान के इतने बड़े पत्रकार भी झूठ बोल रहे हैं, और पाकिस्तानियों की बौखलाहट की गूंज वहां के टीवी चैनलों पर भी खूब सुनाई दे रही है। फिक्र की इस रील में देखिए कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मीडिया भी काफी आहत हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को जन्नत का टिकट थमा दिया है। अब पाकिस्तान की हुकूमत बेहाल है और हुक्मरान मायूस हैं। जो आतंकियों को मासूम बताते थे वो अब आंसू बहा रहे हैं। भारत के एक्शन ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। अब इस्लामाबाद में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि भारत ने पहलगाम का जो प्रतिशोध लिया है उसका जवाब कैसे देंगे। हालांकि जवाब देना पाकिस्तान के बस की बात है नहीं, लेकिन वहां की सरकार कुछ पुराने घिसे पिटे पैतरों की फिर से रिहर्सल कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान भागा भागा यूएनएससी में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए यूएनएससी के दरवाजे पहले ही बंद हैं। दूसरा, वो भागा भागा ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में जाएगा, लेकिन ये तय है कि उस संगठन के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब और कतर उसका साथ नहीं देंगे। आखिर में वो चीन और तुर्की से मदद मांग सकता है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को जुबानी समर्थन तो दिया है, लेकिन सैन्य मदद देने की गलती नहीं करेंगे। अब बारी बारी पाकिस्तान के इन पैतरों का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। पाकिस्तान को यह लगता है कि वो एक बार फिर कश्मीर कार्ड दिखाकर यूएनएससी को अपने पक्ष में कर लेगा,
लेकिन अब हकीकत सब जानते हैं। पाकिस्तान ने 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद कई बार यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। चीन के समर्थन से इस मुद्दे पर इनफॉर्मल कंसल्टेशन तो हुई, लेकिन कोई आधिकारिक प्रस्ताव या बयान नहीं आया, जबकि अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूके ने इस मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।